नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जनरल डिस्कशन के यूट्यूब पोर्टल पर। हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है और इसके बीच बीच में हम लोग जो ऐप्स के माध्यम से आप लोगों के पास हम लोग वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज हमने एक कुछ डिफरेंट करने का प्रयास किया है। आज एक लंबा वीडियो हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, जिसमें जो फंडामेंटल राइट है उसको पूरे डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। उससे जितने भी कंसेप्चुअल जितने भी नॉलेज है उसमें आप सभी को इक्वल तौर पर आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसमें जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना कि आखिर ये फंडामेंटल राइट क्या है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन से पार्ट में है और इसका जो बेसिक फीचर्स हैं और इसका जो भी डिटेल है और इससे संबंधित कितने केस आए उसका भी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग अगर मेंस राइटिंग वगैरह भी करते हैं या प्रीलिम्स बेस पर अगर किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली से उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मेरा यहाँ पर जो समरी होगा उसमें मेरा प्रयास है कि मैं लक्ष्मीकांत को फॉलो अप कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे यहाँ पर जो भी बोर्ड पर लिखूँगा उसको मैं बाइलिंगुअल लिखूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखूँगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम को हों, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि आप किसी भी मीडियम के क्यों ना हो, आप लोगों को नॉलेज में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और हमारा जो भी प्रयास है एक निरंतरता के साथ चलता आ रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट जिस तरह मिल रहा है इन फ्यूचर आप लोग वो अपने जो भी सपोर्ट है उसको आप बना कर रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा फंडामेंटल राइट, और एक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 है उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल अगर देखा जाए, आर्टिकल इसमें 12 to 32 तक का एक्सप्लेनेशन किया गया। इसमें अगर आप और भी देखिएगा लगभग हम लोग 35 तक भी जाएंगे, 33 का भी बात करेंगे, 34 का भी बात करेंगे और 35 का बात करेंगे, लेकिन इसको अलग से करेंगे। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो आप लोगों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करेंगे आर्टिकल 12 to 32 के बारे में। तो सबसे पहले जब हम फंडामेंटल राइट का जब डिस्कशन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आखिर जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, आखिर उनको ये फंडामेंटल राइट का आखिर उनके दिमाग में इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो अगर इन जनरल देखा जाए, अगर 1947 के पहले 15 अगस्त अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो उससे पहले हमारा जो इंडिया था वो फ्रीडम नहीं था। हमारा जो फ्रीडम जो था वो यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिला था, राइट। तो उससे पहले हम लोग किसी के अंडर में थे, यानी इंडिया जो था वह किसी के अंडर में था, अंडर द ब्रिटिश। और उस समय जो था अगर देखा जाए तो जो भी हम लोग थे, जो भी पीपल थे, पीपल को क्या होता था, किसी प्रकार का राइट नहीं था। जैसे आप पूछेंगे कि राइट में कौन कौन से राइट नहीं था, तो क्या एजुकेशन का राइट था? नहीं था, आप बोलेंगे। क्या आप इक्वलिटी का राइट था? तो आप बोलेंगे नहीं। तो इक्वलिटी हो गया, शोषण हो गया आपका, और जितने भी रिलीजन है उस टाइप का किसी प्रकार का यहाँ पर इक्वलिटी नहीं था। यानी जितने भी अगर हम लोग जनता हैं उनको एक अपना अधिकार होना चाहिए, वह जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग नहीं दे रखा था। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ नीडेड चाहिए हमारे जो भी, ताकि जब इक्वलिटी जब समाज में जब बनता है हम लोगों के समक्ष, तो क्या होता है कि हम लोगों का जो रेगुलरिटीज़ जो होते हैं, हमारे जो समता जो होते हैं वह बेहतर होता है और एक लंबा टर्म में उसको आप क्या बोलते हैं, लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड बन के रहता है। आप अभी के समय में आप देखिएगा कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, आप अफ्रीकन कंट्री में चले जाइएगा तो क्या हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो लोगों के बीच में जब अगर इक्वलिटी अगर नहीं बनता है, अगर जिसे मानते हैं कि 100 लोग हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर 100 लोग कब इक्वल रह सकते हैं? जब उनके पार्टिकुलर कुछ मीडियम होंगे जो उनको जोड़ कर रखेंगे। अगर मानते हैं इसमें से 5 लोग हों और 5 लोगों को एज ए किंग रिएक्ट किया जा रहा हो और जो 95 लोग हैं उसके साथ आप ब्रूटल बिहेवियर कर रहे हैं,
ठीक है, आप शोषण कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि यहाँ पर 95 वाले लोग कभी भी 5 वाला का सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और यहाँ से क्या होगा कि पार्टीशन बन जाएगा, यानी 100 लोगों में या एक अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो बन के नहीं रह पाता है। जब बन के नहीं रह पाता है तो पार्टीशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस सारी जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जब हमारा इंडिया गुलाम था तो उस समय जितने भी हमारा फ्रीडम फाइटर थे तो वो लोग, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रहा था कि अगर जनता है तो उनको एक एजुकेशन होना चाहिए, उनको जो भी अपना रिलीजन है वो रिलीजन के अकॉर्डिंग उनको चलना चाहिए। जो भी जैसे आप कुछ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको किसी प्रकार का आरक्षण दिया जाए ताकि वो नीचे वाले वर्ग ऊपर की तरफ आए यहाँ पे। तो इस टाइप का उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रहा था, जिसको लेकर के ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया। अब यहाँ पर सोचेंगे कि आखिर ये फंडामेंटल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट कहाँ से लाया गया। तो फंडामेंटल राइट का जो अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। तो वहां से हमने क्या किया कि फंडामेंटल राइट को एडॉप्ट कर लिया। लेकिन आप कहेंगे कि एडॉप्ट कर लिया मतलब वो जो जैसा था वैसा क्या हमने कॉपी किया? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितने भी हमारे कंट्री के जैसा नीड था उस नीड के अकॉर्डिंग हमने फंडामेंटल राइट में एक्सप्लेनेशन किया और पूरे डिटेल के साथ बताने का प्रयास किया। क्योंकि देखिएगा, अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे इन शॉर्ट आप अब यह देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। अब इसको आप नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर आपका मिजोरम है, यहाँ पर आपका नागालैंड है, और यहाँ वाला ये वाला पार्ट है यहाँ पर जिसको नॉर्थ फ्रंटियर के नाम से कभी जाना जाता था, जिसको अभी अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आप देखे होंगे कि हमेशा जनजाति को लेकर के किसी प्रकार की एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारा अनुसूची जो है, अनुसूची 6 में कुछ जो 4 स्टेट हैं उनको इसमें रखा गया है ताकि उनको विशेष कुछ प्रावधान दिया जाए। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ हमारा प्यारा गुजरात है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपका राजस्थान है एक के लिए, और ये वाला बेल्ट जो है यहाँ पर आप जिसको उड़ीसा बोलते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलंगाना है, ठीक है, मानते हैं। और यहाँ पर कुछ ट्राइब रहती है, यहाँ पर जैसे झारखंड आप ले लीजिए, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, यहाँ पर है। ये वाला पार्ट हमारा लद्दाख का है। अब देखिए क्या कि इतना बड़ा जो हमारा एरिया है, उस एरिया का अंडरस्टैंडिंग कभी सेम मिल सकता है क्या? आप बिल्कुल कहेंगे कि नहीं, नहीं मिल सकता है। हमें क्या चाहिए कि हमें डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको लॉ चाहिए। यहाँ पर कुछ हम प्रावधान देंगे, वो ऐसा गारंटेड नहीं है कि यहाँ पर बिहार झारखंड वाले में दें। यहाँ पर जो हम कुछ रिलीफ देंगे नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में, वैसा गारंटेड नहीं है कि हम साउथ इंडिया में दें। तो हमें क्या चाहिए कि समय के अकॉर्डिंग एक उस जो एरिया जो है हमारा, जो ज्योग्राफिकल हमारा जो फेज है, उस ज्योग्राफिकल फेज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार की जो भी एक्टिविटी दूसरे कंट्री से लिया, उसको अपने कंट्री के अनुसार हमने उसमें एडिशन किया और ऐड करके उसमें अपने अकॉर्डिंग उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगा कि जो यूएसए से जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने फंडामेंटल राइट लिया वह 100% एडॉप्टेड नहीं है, ठीक है। ध्यान रखने वाली ये बात है इसमें कि जो फंडामेंटल राइट जो है, क्योंकि जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल ही वी द पीपल से स्टार्ट होता है। अर्थात अगर कहा जाए हम भारत के लोग, ऐसा आपने पढ़ा होगा। अब हम भारत के लोग क्या है, सोर्स ऑफ, अगर देखा जाए सोर्स ऑफ पावर, अगर सोर्स ऑफ पावर देखा जाए तो कौन है, हम भारत के लोग। और फंडामेंटल राइट क्या है, हम भारत के लोग को ही राइट दिया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप ये चीजें को एक लिंकेज जो बन रहा है उस लिंकेज को आप जोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे यहाँ पे, कि हम भारत के लोग जो हमारा सोर्स है, जो पावर ऑफ सोर्स है, उसमें किसमें है, वह
पीपल में है, और हम फंडामेंटल राइट किसको दे रहे हैं, सोर्स को दे रहे हैं। तो अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, इस सारे को अगर समराइज दृष्टिकोण से देखा जाए, इसी बेस को आधार बना करके इसको मैग्ना कार्टा भारत का कहा गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब आगे हम लोग यहाँ पर जो जितने भी डिफरेंट टाइप के जो फंडामेंटल राइट है उसकी एक एक करके डिस्कस करेंगे, और उससे संबंधित जितने भी केस हैं उस केस को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल राइट का, ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका कुछ फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या हैं, तो जैसे हम यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर फंडामेंटल राइट के फीचर्स। अब क्या विशेषताएं हैं ये जानने वाला चीज़ है। तो जो भारत का जो फंडामेंटल राइट है, अगर देखा जाए इन जनरल, अगर इसमें अगर देखा जाए यहाँ पर फंडामेंटल राइट, तो इसमें जैसे आर्टिकल 32 है और 2 to 6 है। ये SC मतलब मैं लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट, और HC मतलब मैं लिखूंगा हाई कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तौर पर आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ पा रहे होंगे कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का किसी प्रकार का अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तौर पर आप क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, राइट। यह अगर देखा जाए भारत का जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट विश्व के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं उस सारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा डेवलप है और इसका ज़्यादा व्याख्या करता है। और इसमें देखा जाए अगर फंडामेंटल राइट को अगर देखा जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन पीपल को ही नहीं, यह जितने भी कुछ अगर फॉरेनर जो आते हैं भारत में उन लोगों को भी ये सुविधा देने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार का ये भी इसका फीचर्स है यहाँ पे। तो जितने भी अगर देखा जाए, अगर लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है, आप लोगों को पता है, लगभग एमेंडमेंट अगर कर दिया जाए तो एमेंडमेंट के बाद लगभग आपका 475 या 6 के आसपास आपका आर्टिकल ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें लगभग अगर मान के देखा जाए तो 12 से लेकर के 35 तक इतना सारा आपका क्या है, ये आपको राइट दिए गए हैं। अगर आप किसी दूसरे कंट्री का अगर उठाकर देखें कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर आपका वो सारा एक्टिविटी नहीं दिया गया है जो भारत में दिया गया है। अब भारत में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे एक शब्द होता है, आपने सुना होगा धर्मनिरपेक्षता, लेकिन सारे कंट्री जो होते हैं यहाँ पर भारत धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता, यहाँ भारत पंथ निरपेक्षता को मानता है। अब पूछेंगे धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता क्या है, समझने वाली बात है। ये धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता क्या है, तो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का प्रयास करना होगा कि आखिर ये धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को कैसे समझें। जैसे अगर मानते हैं कि यूके को ले लेते हैं हम, तो यूके में क्या होता है कि इसमें भी आपको रिलीजन को लेकर के कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है। अब मानते हैं अगर इसको मैं कहूँ स्टेट और इसको बोलूँ मैं रिलीजन, समझिएगा इस बात को। अब यूके में क्या है कि स्टेट जो है वह रिलीजन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, राइट। और रिलीजन जो है आपका वह स्टेट में किसी भी प्रकार का वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि अगर मानते हैं कि कोई इंसान है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई इंसान है और यहाँ पर उसको जैसे मानते हैं कि एक क्रिश्चियन है, और इस क्रिश्चियन समुदाय को लेकर के जो इसमें भी डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, मेरे ख्याल से क्रिश्चियन में भी ग्रेड होता है, और इन दोनों के बीच में कोई धार्मिक अगर
कोई समस्या आ जाती है गॉडिज्म को लेकर के, कोई बोलता है कि नहीं आपको इसी गॉड को मानना पड़ेगा, फोर्स दिया जा रहा है, तो वहां पर स्टेट नहीं आएगा इस बीच में कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहां स्टेट नहीं आएगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये रिलीजन का मैटर है, वो अपना समझे। अगर स्टेट का कुछ पर्सनल है तो उसमें रिलीजन हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये धर्मनिरपेक्षता को एक्सप्लेन करता है। लेकिन भारत का जो फंडामेंटल राइट जो है, और उस फंडामेंटल राइट में जो पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, अब उस पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझे। उम्मीद है कि आप लोग यूके मॉडल समझ पा रहे होंगे कि मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब इंडिया के टर्म में समझते हैं। इंडिया अपने आप को पंथ निरपेक्ष करता है, जैसे मानते हैं स्टेट है, यहाँ रिलीजन है। अब मानते हैं कि यहाँ पर कोई अगर इंसान है, अगर मानते हैं कि ये कोई भी XYZ आप ले लेते हैं, जैसे मानते हैं X जाति के लोग हैं, मैं कोई हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं हिंदू कहूँगा तो मुस्लिम लोगों को दुख लगेगा, और मुस्लिम लोगों को कहूँगा तो हिंदू लोगों को दुख लगेगा, इसलिए मैंने X से संबोधित करने का प्रयास किया यहाँ पे। तो अगर X अगर कोई बंदा है यहाँ पे, थोड़ा सा एक्चुअली मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मैं हिंदू का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि अगर जब तक मैं अगर यहाँ पर अगर कास्ट नहीं रखूँगा, रिलीजन नहीं रखूँगा, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं अपने पर ले रहा हूँ, इसलिए आप मेरे को उम्मीद है कि किसी प्रकार को किसी को दुख नहीं लगेगा। तो जैसे मानते हैं कि मैं हिंदू धर्म से हूँ और मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, जैसे मानते हैं ST से आता हूँ, ठीक है, हिंदू हूँ ST से आता हूँ, और यहाँ पर टेम्पल बना हुआ है, समझिए इस चीज़ को। अब हम जाते हैं यहाँ पर तो पता चला कि यहाँ के जो साधु महात्मा है वो हमको आने ही नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आखिर क्यों नहीं आने दे रहे हैं इसमें, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं आप ये जो अति पिछड़ी में है उसमें आप आ नहीं सकते हैं। एक मजे की बात बताऊं तो अगर आपको याद हो, केरल के अंदर एक टेम्पल है, शायद आपने सुना होगा, उसमें जो वुमेन लोग होते हैं उन लोगों को अलाउड नहीं है। तो इस पर एक विवाद पिछला साल चल रहा था, आप लोगों ने न्यूज में था, आप लोगों ने सुना हुआ था। तो जो भारत का जो पंथ निरपेक्ष है वह यहाँ पर आएगा स्टेट, और यहाँ पर ये जो X नाम के जो बंदे हैं जो हिंदू हैं और ST समुदाय से आते हैं, वह टेम्पल में एंट्री करने का हक देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है वो समझ में आ गया होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वह किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी रिलीजन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है तो वह उसमें जो स्टेट जो है वह यहाँ पर आकर के उसका मध्यस्थता करेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को तो ये फीचर्स हैं आपके क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट के। भारत में कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिसे आप देखिएगा, जिसे आपको पता होगा कि जैसे इमरजेंसी लगता है, तो इमरजेंसी आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 352, 356 और 360 के अकॉर्डिंग लगता है, आपको पता है। ये आपका जो नेशनल तौर पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो उस विवाद के लिए जैसे कोई बाहरी आक्रमण हो गया तो उसमें आर्टिकल 352 का हम लोग यूज करते हैं। आर्टिकल 356 लगता है कि जब किसी स्टेट में जो आप लोग अगर हिंदी में समझाया जाए तो जो प्रेसिडेंट रूल जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वह उसके 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर मानते हैं कि आर्टिकल 365 का यह स्पष्ट कहता है कि अगर कोई भी स्टेट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून को अगर फॉलो अप नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 365 के तौर पर वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो रहा है, और उस हनन के तौर पर आर्टिकल 356 एक्टिव हो जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो जब और ये होता है कि अगर आर्टिकल 360 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 360 अगर किसी प्रकार का, जैसे आपने सुना होगा हाल में कि
श्रीलंका में फूड क्राइसिस आ गया, मतलब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह पूरे अपने सिस्टम को चला पाए। तो दैट मीन्स यहाँ क्या चाहिए कि अगर उस स्थिति में, अगर भारत में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो आर्टिकल जो 352 जब लगता है तो उसमें आपका फंडामेंटल राइट जो होता है वो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल आपका 20 और 21 नहीं कैंसिल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि आर्टिकल 20 और 21 क्या है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ा होते जाएगा और हमारे जो प्लानिंग है वो पूरे फंडामेंटल राइट, पूरे जो बेसिक से लेकर के जो आर्टिकल 35 तक पूरे डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद है कि ये भी एक प्रकार का विशेषता है। इस टाइप का मॉडल अगर आप देखें, जो अभी के समय जो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा समय तक अगर चलने वाला अगर कोई है तो वह यूएसए का है। उसके बाद अगर देखा जाए, अगर अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर डेवलप हुए हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ कि साउथ अफ्रीका का, ये हाल में ही लगभग मेरे ख्याल से 92-93 के आसपास वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ और उसके बाद वहाँ से यह एक्टिव है। और जब एक्टिव है तो आपको पता होगा कि अभी तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। उसी तरह अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर उठाकर देखा जाए तो ये भी एक लंबा समय से चलते आ रहा है। तो जितने भी स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो व्यवस्थित हैं, मैं इस बार मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा चुके हैं। आप रसिया का आप उठा करके देखिए, जब यूएसएसआर था तो उसमें लगभग 5-6 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा चुके थे। पाकिस्तान में अब तक आप नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा कि लिखे जा चुके हैं। अफगानिस्तान को हटा दीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बातों को समझ पा रहे होंगे कि इतने स्टेबिलिटी के साथ अगर कोई अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो इतने स्टेबिलिटी के साथ इतने लंबे समय तक अगर चल रहा है कोई कॉन्स्टिट्यूशन और किसी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, और अकॉर्डिंग अगर समय के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रकार का अगर अमेंडमेंट अगर करना होता है तो किया जाता है। बहुत मजे की इसमें कुछ स्टोरी हैं, उसको भी मैं केस वगैरह में चर्चा करूंगा जब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें फंडामेंटल राइट्स से जुड़े, तो सारे केस का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। तो ये सारी विशेषताएं हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तौर पर समझ में आ गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर अब बताऊंगा कि कितने हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उसका क्या मतलब है, और फिर एक एक आर्टिकल की यहाँ पर हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने जो फीचर्स थे इसके फंडामेंटल राइट का ऑलरेडी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ हमारा जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और कितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं और इससे क्या मतलब है, उसको यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक इसमें बात किया गया। ठीक है, राइट टू यानी अगर आसान भाषा में अगर समझें तो समता का अधिकार। ठीक है, यानी जो जितने भी लोग हैं, हम पीपल, हम भारत के लोग, एक दूसरे में समता डेवलप करने का प्रयास। वह क्या हो सकता है, आपको किसी प्रकार का अगर कोई पिछड़ा है, अगर कोई धर्म है, कोई जाति है, उसका कोई जन्म स्थल है, उस टाइप से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, उस टाइप की समता का जो एक्टिविटी है इसमें 14 से लेकर के 18 तक डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर एक एक आर्टिकल का मैं बात बताऊंगा। 14 क्या है, 15 क्या है, 16, 17, 18 सबकी मैं बात करूंगा। अब उसके बाद जो होता है कि राइट टू फ्रीडम। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि ये फ्रीडम का मतलब क्या आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि हर आदमी का अपना एक आज़ादी होना चाहिए। कि अगर भारत आज़ाद है तो क्या हम भारत के लोग आज़ाद हैं? क्या हमें जो चाहिए, हम कुछ अगर यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा एक आज़ादी है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता, वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमको ये बोलता कि आप किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं, किसी को एजुकेट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा फ्रीडम है उस पर तो हस्तक्षेप बन रहा है ना।
तो उसी तरह जो नंबर ऑफ फ्रीडम है वह इसमें बताया गया है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में। ये ओवल लाइनर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको समरी के तौर पर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ताकि मैं जब इसका एक्सप्लेन करूँ तो आप इसको अच्छे से समझ पाए। तीसरा है कि राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। आर्टिकल 23 और 24 में इसकी व्याख्या किया गया है कि जो पहले अगर अंग्रेज के समय में देखा जाए तो बहुत शोषण किया जाता था लोगों को, जैसे बच्चे हो गए। आप जब इंडस्ट्री रूल एक्ट जब आप पढ़ेंगे, आप जब 17-18 सेंचुरी के समय में जो अंग्रेज के द्वारा जो इंडस्ट्री रूल जो लाए गए थे, वहाँ पर लगभग आप देखिएगा 10, 12, 16 ईयर के बच्चे के साथ काम लिया जाता था, उनको एजुकेट नहीं किया जाता था। जितने भी आप देखिएगा जनजाति समुदाय के लोग हैं, उनका शोषण किया जाता था, उनका ज़मीन को हड़प लिया जाता था, वहाँ का जो बेसिक जो उनकी नीड थी उनको पूरा नहीं किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो उसको पूरे को यहाँ पर रेक्टिफाई किया गया है और उन लोगों को एक विशेष दर्जा देने का प्रयास किया गया है। ये आर्टिकल अब 23 और 24 में। मैं हिंदी इसका बता, समता का अधिकार मतलब जो भी राइट टू फ्रीडम जो भी आपका है वो उसका, और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप किसी प्रकार का अगर उत्पीड़न के शिकार हैं तो उससे संबंधित इसमें आज़ादी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के तौर पर देता है। अब यहाँ पर बात करेंगे चौथा हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आर्टिकल 25 to 28। बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल अगर देखा जाए 25 से 28 के बीच में वह संबंधित है हमारा, जो ऑलरेडी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष का व्याख्या किया। तो उम्मीद है कि इसका पूरा इसमें मैं फिर से जो इसका जो नीड होगा 25, 26, 27, 28 में जो होगा मैं उसको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद होता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब देखा जाए 1930 के समय में या 1930 के पहले होता क्या था इन जनरल, कि जो भी जनजाति वर्ग के लोग होते थे या छोटे समुदाय वर्ग के लोग होते थे, उन लोगों को क्या किया जाता था कि उनको राइट टू एजुकेशन था ही नहीं। वो जिस कल्चर से आते थे उन कल्चर को बढ़ावा दिया ही नहीं जाता था। अब एक टर्म में अगर समझने का अगर प्रयास किया जाए तो अगर मैं बोडो जनजाति का अगर एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, तो अगर बोडो जनजाति है तो स्वायत्तता की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो उनका संस्कृति है, कल्चर है, लैंग्वेज है, भाषा है, जो उनका बायोस्फीयर है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किए हैं, वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। वह अपना जो लैंग्वेज है वो अपना बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं। अब हम भारत के लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग इंग्लिश को कॉपी कर रहे हैं और पूरे इंग्लिश मैन बनते जा रहे हैं। आप चाइना को उठाकर देखिएगा, वहाँ का नॉर्मल एप्स उठाकर आप देख लीजिए, वो चाइनीज में होते हैं। डेवलप कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। हम क्या है, कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, अब एक आम पब्लिक जो है उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज को अगर बढ़ावा दिया जाए तो कोई काम आसानी से करेगा। लेकिन पहले आप एक बैरियर अब क्रिएट कर दें कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है, जापानी में पढ़ना है। आप कोई डेवलप सिटी में चले जाइए तो आप जा कर के देखिएगा, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, आप दिल्ली चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, मुंबई चले जाइए, वहाँ पे देखिएगा कोई जापानी सीखने में लगा है, कोई चाइनीज सीखने में लगा है, कोई इंग्लिश डेवलप करने के चक्कर में है। तो पहले अपना वो माध्यम ही डेवलप नहीं कर पा रहा है तो डेवलप क्या करेगा वो अपना बेसिक। लेकिन वही चीज़ें हम लोगों को एक जो जनजाति वर्ग है उनसे सीखना चाहिए कि जो हमारा कल्चरल हैबिट है उसमें कुछ ना कुछ बेहतर, अपने जो प्रीवियस जो चीज़ें हम लोग छोड़ कर जाना चाहते हैं वही रियल है आपका। आप गांधीज़म पढ़ेंगे, फिलोसफी, गांधी का फिलोसफी क्या कहता है? जब आप पढ़ेंगे गांधी और अंबेडकर का जो कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या कहता है? वह वर्ग, जो वर्ग होता है ना, जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह का जो जिक्र किया जाता है, वो गांधी क्या करते हैं, आप उसको बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अगर एक क्षत्रिय का लड़का है तो वह सैनिक का काम करे। क्यों काम करे? क्योंकि वह अपने फादर से वह सीख पाएगा अच्छा से, उसको कहीं जाने की नीड नहीं होगा। एक ब्राह्मण है, वह उसको पता है उसके बच्चे को कि मेरे पिता क्या करते थे,
एक वैश्य है, उसको पता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, तो वो चीज़ें जल्दी वो चीज़ें कर पाता है और समाज में एक डेवलपमेंट होता है। लेकिन अभी के समय में क्या है, अब देखते हैं लंबे टर्म में लोग स्ट्रगल करता है सीखने में लाइफ चला जाता है। किस डिपार्टमेंट का लोग कौन से डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। एक तो देखा जाए इन्वायरमेंट क्राइसिस को लेकर के, अभी आप देखे होंगे अभी हाल ही के समय में कि एक रिपोर्ट आई है कि हर इंडियन का जो नॉर्थ एरिया जो है हमारा, जो आप यूपी ले लें, दिल्ली ले लें, बिहार ले लें, तो उसमें लगभग हर आदमी का पोल्यूशन के अकॉर्डिंग 9 to 10 ईयर एज कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और उस सीखने में कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है और हम अपने फिजिकल नीड, जो भौतिक नीड जो है उसको पूरा करने में हम अपने जो भी अपने जो एक बेसिक जो प्रोसीजर है जिसको फॉलो अप करना चाहिए, अपनी मर्यादा संस्कृति को खोते जा रहे हैं। उम्मीद है कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा डीप में चला गया, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो उसी को यहाँ पर जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30 में फंडामेंटल राइट के तौर पर देने का प्रयास किया गया है। अब कहेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी, अब मतलब राइट टू प्रॉपर्टी ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट 1976 के तौर पर इसको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है तो बात करेंगे आने वाले समय में। बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हम लोग शंकरी प्रसाद से लेकर के केशवानंद भारती तक के केस को पूरे अच्छे से क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल उसका जो भी ऑपरेशन होगा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और जो इमरजेंसी जो लगी थी 1976 में, 1975 में, तो वहाँ पर उस समय में जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट कर दिया गया था, उस समय एक बहुत लगभग 50+ आर्टिकल ऐड किए गए। अगर एक तरह से देखा जाए तो उसमें एक नया ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। करेंगे उसकी भी बात। तो यहाँ पर ये आर्टिकल अगर देखा जाए यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। यहाँ बस आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर कट कर दे रहे हैं यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा आप लोगों को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इतना हमने तो राइट पढ़ लिया, मैंने इतना आपको एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पर तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर इस प्रकार का अगर आपका प्रॉफिट नहीं मिलता है, अगर राइट का आपका हनन होता है, तो कुछ तो चाहिए ना इसमें, जो आखिर कहाँ इसका कंप्लेन करें। उसके लिए कुछ तो बेसिक आपको एक कंप्लेन का एक माध्यम होना चाहिए। तो वह ये आपका भाग जो आपका 7th है, लेकिन 6 के टर्म में जानेंगे क्योंकि ये वाला तो हट चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के माध्यम से यहाँ पर आप आर्टिकल 32, यानी अगर इसमें किसी भी प्रकार का अगर हस्तक्षेप स्टेट के माध्यम से हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तौर पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फंडामेंटल राइट को छोड़कर आप किसी दूसरे प्रकार की अगर केस आता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बेसिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रिंसिपल की बात करेंगे और उस प्रिंसिपल के बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 12, 13, 14, 15 और इस सिलसिला को बढ़ाते हुए हम लोग आर्टिकल 35 तक आएंगे। तो जितने भी बेसिक था आप लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि आर्टिकल हम 12 से लेकर के और जितने भी 32 तक मैंने उसका जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन था मैंने दिया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रिंसिपल की बात करेंगे। जब तक ये प्रिंसिपल आप नहीं समझेंगे तब तक आर्टिकल 12, 13, 14 ये चीज़ें का लिंकेज आप उसको नहीं जोड़ पाएंगे। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो पृथ्वीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी
ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, और फंडामेंटल राइट का हम लोग को क्या चाहिए, संरक्षण चाहिए, उसका प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी ये चीज़ें स्पष्ट करता है कि जो हमारी स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट को हनन करते हैं, कम करते हैं, या उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप क्रिएट करते हैं। अगर इस प्रकार का अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो वह शून्य हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या वे कानून जिसमें किसी प्रकार का अल्प हस्तक्षेप है, जैसे मानते हैं कि कोई कानून बना, कानून में 90% आपका वो बेटर है, जबकि 10% जो है वो आपको फंडामेंटल राइट को हनन करता है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस स्थिति में ये चीज़ें होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो 10% जो पार्ट होता है वह डिलीट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और जो 90% जो पार्ट होता है वह क्या होता है, वह मेंटेन रहता है हमारे लॉ में। तो यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी ये स्पष्ट करता है कि आप कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकते हैं। अगर कोई आप बनाएंगे तो क्या होगा, वह ख़त्म हो जाएगा। वहीं अब आर्टिकल जब 13 की जब चर्चा करेंगे तो इसकी नीड वहाँ पर पड़ेगी कि अब आर्टिकल आप 13(1) की बात करेंगे। जब आर्टिकल 13(1) की, तो जो हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो 26 नवंबर 1950 को पूरा कंप्लीट बन गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या 49 को बना, और 50 को हम लोग जो नेक्स्ट ईयर हो जाता है तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए। लेकिन इससे पहले का भी तो कुछ कानून थे, जिसे आप अभी आईपीसी के नाम से भी जानते हैं। क्या वो सारे अगर कानून, वो लॉ आज के समय में अगर फंडामेंटल राइट को अगर हस्तक्षेप करते हैं, कम करते हैं, तो क्या वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी बने रहेंगे? तो वहीं आर्टिकल 13(1) ये स्पष्ट करता है कि वह संविधान से वह भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी आप समझ पाए होंगे। अब बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को हिंदी में बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इन जनरल होता क्या है कि कभी कभी कुछ कानून होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जैसे जब हम लोग जुडिशरी का जो लेक्चर जब हमें स्टार्ट करेंगे, उसका जो वीडियो बनाएंगे, तो उसमें एक आर्टिकल 137 होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने जो भी फैसला पहले किया है उसका वो फिर से रिव्यू कर सकता है, और उसके अगेंस्ट में भी फिर से नया लॉ ला सकता है। तो उम्मीद है कि बात इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि पहले क्या होता है कि पहले कुछ ऐसे कुछ लॉ होते हैं जो हमारे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आर्टिकल 137 के तहत, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है अपना ही जो दिया गया फैसला है वहीं उलट देती है। या पहले का कुछ ऐसे कानून हैं जो फंडामेंटल राइट को आपको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में अगर कोई हमारा सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है और वह पुराना जो कानून है वह क्या होता है कि वह मतलब वो इन जो प्रेजेंट टाइम में वह एक्टिव नहीं रह पाता है, तो वह उस समय के लिए उस पर क्या होता है कि वह उस पर एक आच्छादन आ जाता है, मतलब वह हमारे लॉ से वो हट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो गया, वो है, लेकिन इन फ्यूचर कभी अगर दिया हुआ यह फैसला अगर इसको उलट दिया जाए और फिर से पुराना वाला जो आपका लॉ था उसको एक्टिव कर दिया जाए, तो जो आपने पुराना वाला जो लॉ था वह अपने आप से एक्टिव हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई होगी, मैं इसको यहाँ पर लिखकर बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक आईपीसी है 309, यह आईपीसी 309 यह स्पष्ट करता है, यह आईपीसी सेक्शन है आपका 1861 वाला,
यानी ब्रिटिशर के समय का। तो आईपीसी 309 ये स्पष्ट करता है कि अगर कोई इंसान अगर सुसाइड करने का प्रयास करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आईपीसी 309 कहता है और अभी प्रेजेंट में एक्टिव है। तो अगर मैं यहां पर बात कहूं तो एक समय का बात है, रतिनाम वर्सेस एमपी का एक केस आया और इस केस में स्पष्ट कर दिया गया कि राइट टू डेथ, इंसान अगर सुसाइड करे तो उस पर किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये उसका राइट है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक आईपीसी 309 ये कहता है कि मतलब आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं। ये जो मतलब जो जुडिशरी की जो बेंच बैठी उन्होंने कहा कि नहीं, आप सुसाइड कर सकते हैं, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर क्या हुआ कि आईपीसी 309 वह लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ पल के लिए हट गया, डिलीट नहीं हुआ, या इस पर क्या बोलते हैं, एक्लिप्स लग गया, आच्छादन हो गया। जब तक ये फैसला एक्टिव रहेगा तब तक आईपीसी 309 एक्टिव नहीं रहेगा। फिर कुछ समय जब बीता तो एक ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस आया और उस केस में यह स्पष्ट कर दिया गया कि नहीं, राइट टू जो डेथ है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब क्या, आईपीसी 309 को यह जो जुडिशरी की जो बेंच थी इसने आईपीसी 309 को सपोर्ट कर दिया और जो रतिनाम वर्सेस मध्य प्रदेश का केस को यह कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से 309 एक्टिव हो गया। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर बात समझ पाए होंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यही कहता है कि पीछे का कोई कानून है जो फंडामेंटल राइट को हॉनर नहीं करता है, लेकिन प्रेजेंट में आप कोई कानून बनाते हैं और जुडिशरी कोई अपना फैसला उसके अगेंस्ट दे देती है तो पीछे वाला कानून साइलेंट हो जाता है और नए वाला फैसला आपका रनिंग में रहता है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कोई जुडिशरी की अगर कोई दूसरी अगर बेंच बैठती है, अगर इस फैसले को उलट देती है तो जो पीछे वाला जो कानून है वह अपने आप से एक्टिव हो जाता है। ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। पॉज। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो डॉक्ट्रिन की बात कर लिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर इन जनरल अगर देखा जाए तो अगर हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या हम अपना फंडामेंटल राइट त्याग सकते हैं। अगर जहाँ पर यह पॉसिबिलिटी है कि आप अपना फंडामेंटल राइट त्याग सकते हैं उसको डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि क्या भारत में ऐसी कोई फैसिलिटी है क्या, तो नहीं, भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में ये इस टाइप का किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी रनिंग में नहीं है। यह यूएसए में लागू है क्योंकि वहाँ पर डबल नागरिकता का सुविधा उपलब्ध है। एक से त्याग करके दूसरे में, दूसरे से त्याग करके वहाँ पर कुछ और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो आप इन जनरल सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। तो उसका यही बेसिक है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर इन जनरल यही कहता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट का त्याग कर सकते हैं। वो डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के अंदर में आता है और भारत डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर को फॉलो अप नहीं करता। दैट मीन्स आप अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये क्लियर हो गया। चौथा हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब यहाँ पर बात करेंगे कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। अगर हिंदी में इसको समझा जाए तो प्राकृतिक तौर पर
एक न्याय क्या होना चाहिए। अगर मानते हैं कि अगर एक SC/ST का समुदाय है, अगर SC/ST का समुदाय है, अगर वह काफ़ी गरीबी तौर पर है, जनजाति है, उसके पास किसी प्रकार का इकोनॉमिक फैसिलिटी नहीं है, तो क्या उसको एक जस्टिस नहीं मिल सकता है क्या? आप यहाँ पर सोचेंगे कि क्या उसको एक जस्टिस नहीं मिल सकता है क्या? तो रूल ऑफ नेचुरल जो जस्टिस होता है यह स्पष्ट करता है कि चाहे वह कोई हो, उसको न्याय तौर पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना युक्ति युक्त प्राकृतिक तौर पर जो जस्टिस प्रदान किया जाता है वो लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप देखें इन जनरल, तो अगर कोई अभी के समय में जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं उनको जस्टिस जल्दी मिलता है, लेकिन वही अगर मानते हैं कि अगर कोई गरीब समुदाय का है तो उसको जस्टिस लेने में बहुत सारी समस्याएं होती है। तो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव जस्टिस में नहीं होना चाहिए, एक न्याय संगत युक्ति युक्त होना चाहिए, सबके के लिए इक्वल होना चाहिए। तो जब आप DPSP पढ़ेंगे और जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे जब अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट में आर्टिकल 39 ऑलरेडी बी ऐड कर दिया गया। अब आर्टिकल 39 बी पहले से नहीं था। आर्टिकल 39, देखिए मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, जैसे आप आर्टिकल यहाँ पर 39 अगर मैंने लिखा यहाँ पर, अगर मैं इस टाइप का अगर बी लिखूँ तो इसको बोलेंगे क्लोज। अगर 39 क्लोज अगर इसको मैंने घेर दिया, अगर 39 अगर मैंने बी लिखा तो इसका मतलब यह सेपरेट आर्टिकल है, लेकिन अगर क्लोज मैंने कहा तो इसका मतलब है इट इज़ द पार्ट ऑफ द 39, ये 39 का ही पार्ट है, इसमें BCD बहुत सारा हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल जैसे 38 है, 37 है, उसी तरह एक आर्टिकल नया है 39B। उम्मीद है कि आप, लेकिन इसी में क्लोज और इसी में एक जोड़ दें, अगर इसमें भी अगर एक कर दें तो ये हो गया आर्टिकल 39 क्लोज B सब क्लोज ए। इस तरह पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने बेसिक बताने का प्रयास किया। तो ये होता है कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिना किसी भेदभाव किए, बिना युक्ति युक्त तर्क के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के अगर आप कोई जस्टिस देते हैं, प्रदान करते हैं, तो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस में आता है। और आर्टिकल 39 DPSP का पार्ट है। इसमें आपको यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन लोगों को जीरो कॉस्ट पर आपको जो जस्टिस देने का प्रयास करती है इंडियन गवर्नमेंट और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अब यहाँ पर बात करेंगे रूल ऑफ लॉ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करेंगे हम रूल ऑफ लॉ की। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करना है आप लोगों को कि आखिर रूल ऑफ लॉ क्या है। सबसे पहले अगर एक कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूँ तो कॉन्सेप्ट है या यूकी का, दिए हैं डायसी। डायसी वहाँ के एक क्या बोलते हैं राइटर हैं, और डायसी के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया है रूल ऑफ लॉ का। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे कि आखिर रूल ऑफ लॉ यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर कुछ बातें कही गई डायसी के द्वारा। द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने एक बुक लिखा, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। इन्होंने लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक लिखा, उसमें रूल ऑफ लॉ का डिस्कस किया। इन्होंने बताने का प्रयास किया कि रूल ऑफ लॉ क्या होना चाहिए। इन्होंने 3 बातें कही। अगर मैं कहूँ रूल ऑफ लॉ के बारे में तो इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने स्पष्ट किया जो हमारा लॉ होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सबसे सर्वोच्च होना चाहिए। कि मतलब हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में जो सबसे बड़ा जो पावर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, वो लॉ होना चाहिए। लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने स्पष्ट कहा डायसी ने कि अगर मानते हैं कि पीपल में बहुत सारे लोग हैं,
कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो यह सबके लिए इक्वल होगा। क्या? लॉ जो होगा वो सबके लिए बराबर होगा। ऐसे नहीं है कि एक्स इंसान और वाई इंसान, एक्स इंसान को फांसी दिया जा सकता है और वाई को फांसी नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ आपका जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग हैं, हम भारत के लोग, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप लॉ के अकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप पूछेंगे कि फिर आप कुछ राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, या आप आर्टिकल 195, आर्टिकल 105 के बारे में पूछेंगे, आर्टिकल 361 के बारे में पूछेंगे, तो कुछ स्पेशल प्रावधान हैं जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही दिया गया है। संसद में कुछ ऐसे डिस्कशन किया जाता है जिस पर उसी पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। लोकसभा, राज्यसभा हैं, कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस हैं या क्या बोलते हैं, सिविल केसेस हैं, जो जब भी सदन हमारा जो चलता है उस सदन के 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर पूछेंगे कि क्या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं एक्टिव है क्या? तो यहाँ पर एक कुछ प्रकार का ये अपवाद कहेंगे, ये अपवाद हैं, तो इसको अपवाद के टर्म में जाना जाता है। तो डाइसी ने दो थर्ड स्टेट में कहा जो हमारा जो लॉ है, जो लॉ का जो सोर्स है वो राइट है। मतलब डाइसी ने यह कहा कि जो हमारा राइट होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर लिखने का इसको प्रयास करता हूँ, जो यहाँ पर जैसे डाइसी ने कहा कि जो लॉ है वो लॉ का सोर्स क्या है? राइट है। अगर इंसान को हम देखेंगे, ह्यूमन को, कि ह्यूमन को ड्रिंकिंग पसंद है, ड्रिंकिंग पसंद है तो हमने क्या किया कि ड्रिंकिंग को लॉ बना दिया। समझ रहे हैं ना? मैंने लॉ का सोर्स जो है वो राइट है, राइट के अकॉर्डिंग ये चलता है। अब यहां पर अब आप क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा मेरे को इरेज करना पड़ेगा। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले विधि जो है आपका लॉ सर्वश्रेष्ठ है, विधि जो है आपका सारे लोगों के लिए समान है। तीसरा डाइसी ने यह कहा कि जो आपका जो विधि है वह विधि, वह उसका सोर्स क्या है? राइट है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें स्पष्ट हो गई होगी। रूल ऑफ लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैंने कहा कि ये तो यूके के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया, 1 2 3। अब इंडिया में क्या रूल ऑफ लॉ का क्या प्रोसीजर है? तो देखिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आपका यह एक को एक्सेप्ट करती है, 2 को एक्सेप्ट करती है, यानी 1 और 2 को एक्सेप्ट करती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस 3 के कॉन्सेप्ट को नहीं मानती है, ध्यान रखिएगा। और इस 3 में यह क्या करती है कि राइट का सोर्स क्या है? लॉ है। यानी जो हमारा कानून बनाएगा उस कानून के अकॉर्डिंग ही हमारा राइट मिलना चाहिए। ये हमारा क्या है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये हमारा रूल ऑफ लॉ होता है। और इस रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। और यहाँ पर हमने जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थे, डॉक्ट्रिन थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आर्टिकल 12 की। अब यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करेंगे आर्टिकल 12 क्या है और इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है और इससे संबंधित जितने केस हैं उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जितना भी इसका जो बेसिक था कंसेप्ट, अगर हम देखें फंडामेंटल राइट का, आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब यहाँ पर हम आर्टिकल का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 12, 13, 14 और अप टू 35 तक।
अब यहाँ पर अब ध्यान रखने वाली बात है कि अगला जो वीडियो हमारा जो आएगा वो आर्टिकल की बात करेंगे। ये पूरा हमारा बेसिक वीडियो था और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। उम्मीद है और अपना जो कॉन्सेप्ट है और जो भी आपने समझा वह ज़रूर से हम एक दूसरे को जाहिर करें। थैंक यू।